ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो हमें आज पढ़ना है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ओके। और आज के डिस्कशन में बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ओके। तो सबसे पहले जो बात आता है दैट इज़ द टर्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्लूइड, है ना। फ्लूइड क्या होता है, ओके। तो फ्लूइड क्या होता है, देखो बच्चों, हम लोग इसे कैसे डिफाइन करते हैं ना। ए फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस, ए फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस, ओके, दैट कैन फ्लो, ओके। फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो फ्लो कर सकता है उसे हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं, है ना। दैट इज़ मतलब फ्लूइड का नेचर कैसा होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्लूइड देखो, फ्लूइड जनरली हम लोग लिक्विड्स और गैसेस को कहते हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर नोन एज फ्लूइड्स, ओके। लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर नोन एज फ्लूइड्स, ओके। अच्छा, लिक्विड्स और गैसेस के प्रॉपर्टीज़ बच्चों आप लोगों को पता होगा, है ना, कि लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके, they take the shape of the container, okay, shape of the container, okay। जिस कंटेनर में आप फ्लूइड को रखेंगे वो उसके शेप की तरह अपने आप को क्या करता है, अपना शेप उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जैसे सपोज़ कर लो हम लोग एक सिलेंड्रिकल वेसल में लिक्विड को रखते हैं बच्चों, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वेसल में लिक्विड को रखते हैं तो वो उसका शेप भी सिलेंड्रिकल हो जाता है ना। अब इसी लिक्विड को अगर सपोज़ कर लो हम इस तरीके के एक शेप के ऑब्जेक्ट में रखेंगे, दैट इज़ थोड़ा कॉनिकल टाइप का है, तो इसका शेप भी कॉनिकल हो जाता है ना। तो लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता बच्चों, गैस का अपना कोई शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एक बेसिक चीज़ दैट इज़ द फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे, जैसे कि फ्लूइड्स का जो बच्चों एटम्स का अरेंजमेंट होता है इन फ्लूइड्स, ओके, यानी कि इन लिक्विड्स एंड गैसेस। जब भी हम फ्लूइड बोलेंगे तो आप समझ जाओगे हम लिक्विड और गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लें, ठीक है, ओके। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ देखो फ्लूइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स, ओके, द मॉलिक्यूल्स और एटम्स in fluids, okay, have a random arrangement, okay। मतलब क्या है, जैसे सपोज़ कर लो हम लोग एक लिक्विड देखेंगे बच्चों, जैसे सपोज़ कर लो एक कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हम लोग शो कर रहे हैं इस तरीके से, ओके। तो अरेंजमेंट रैंडम होता है, ओके। मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे सपोज़ कर लो ये एक मॉलिक्यूल है, अभी ये यहाँ पर है बच्चों, कुछ देर के बाद वो यहाँ हो सकता है ना, अपना पोजीशन वो चेंज कर सकता है। सॉलिड में क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल का पोजीशन फिक्स्ड होता है, वो अपने फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, वो अपने फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट मूव करता है, ठीक है, अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस यानी कि फ्लूइड्स में बच्चों मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन या एटम्स अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता। फ्लूइड्स में मॉलिक्यूल्स और एटम्स का अरेंजमेंट रैंडम होता है ना। तो पहला पॉइंट बड़ा आसान था, दैट इज़ फ्लूइड्स, इन फ्लूइड्स द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, ओके। फिर दूसरा क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके, फ्लूइड का, कि फ्लूइड कैनॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल और शेयरिंग, जिसे हम लोग शेयरिंग कहते हैं। फ्लूइड कैनॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, ओके,
शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, तो फ्लूइड्स जो हैं बच्चों वो शेयरिंग स्ट्रेस को संभाल नहीं सकते, ठीक है। जब भी हम लोग उनके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टार्ट्स टू फ्लो अंडर शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। जब शेयरिंग स्ट्रेस उन पे लगता है, ठीक है, तो वो क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास बच्चों लिक्विड है, ओके, इस तरीके से, ओके, और हमने लिक्विड के सरफेस पर इधर एक फोर्स लगा दिया तो ये मूव करने लगेगा, है ना। जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पर सपोज़ कर लो बच्चों इस बोर्ड में थोड़ा सा पानी गिर गया, हम अगर सपोज़ इस तरीके से एक हल्का सा टेंजेंशियल फोर्स लगा देंगे उस पानी के ऊपर, तो आप देखोगे वो वाटर जो है मेरे साथ साथ चलने लगेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी एयर होगा बच्चों, हम ऐसे मूव करेंगे तो एयर मेरे मोशन मतलब हाथ, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस प्रेजेंट होंगे। अब हम ऐसे अगर एक फोर्स लगाते हैं, जिस तरीके से भी फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगाएंगे तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फ्लूइड्स जो है वो विथस्टैंड नहीं कर सकते, इनका जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये ज़ीरो होता है ना, बिल्कुल भी ये लोग शेयर मॉडुलस को विथस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया बच्चों फ्लूइड का, है ना। उसके बाद fluids do not have their own shape and size, okay, ठीक है। इनका खुद का कोई शेप एंड साइज़ नहीं होता बच्चों, बट जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है वो उसी शेप और साइज़ के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या पॉइंट है ओके, जो फ्लूइड होता है बच्चों वो क्या कर सकता है, एग्जर्ट कर सकता है फोर्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो उनका जो उनका मतलब उनके पास बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ना, उनके पास बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो इतना हम लोगों को और डिस्कशन नहीं करना है, फ्लूइड्स क्या है वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फ्लूइड्स जनरली हम लोग लिक्विड और गैसेस को ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस बताइए, यानी कि जो दो तरह के फ्लूइड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ लिक्विड्स एंड गैसेस, बार बार बात कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, है ना। जैसे सपोज कर लो हमें बोला गया कि लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस बताने को अगर हम लोगों को बोला जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड्स जो होते हैं बच्चों, ओके, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ओके, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। और गैसेस जो होते हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, है ना, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इस पूरे रूम के एयर को कंप्रेस करके एक जार में भरा जा सकता है बच्चों, इतना ज़्यादा गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिक्विड का it has one free surface, ठीक है। और गैस का क्या होता है बच्चों, it has no free surface, ठीक है। मतलब कि अगर आप लिक्विड को कहीं पर रखोगे ना, ठीक है, जैसे सपोज कर लो हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं, ठीक है, या फिर आप ज़मीन पर भी लिक्विड को डाल दोगे, है ना, ओके। तो इसका एक फ्री सरफेस होता है, ये ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसे हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं, है ना। लिक्विड के केस में ये जो अपर सरफेस होता है उसे हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं। लेकिन गैस के केस में क्या होता है बच्चों, गैस के केस में गैस जो है वो फैल जाता है, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस अवेलेबल, है ना, वो चारों तरफ फैलेगा, है ना, वो चारों तरफ फैलेगा, ठीक है, वो चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इतना दिखा रहे हैं, वो और भी एक्सपैंड करने का उसे मौका मिलेगा, वो एक्सपैंड करता 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 हुआ पूरा चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता, ठीक है, उसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। उसके बाद और क्या है डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है बच्चों लिक्विड और गैस के बीच में ना। लिक्विड्स का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना, दे हैव ए डेफिनाइट वॉल्यूम, ओके, बट गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ओके, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। तो ये हो गया बच्चों कुछ डिफरेंसेस बिटवीन लिक्विड्स एंड
गैसेस, ठीक है, दोनों ही फ्लूइड्स हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ही, ठीक है, जैसा हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ऑन द अदर हैंड गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स उनका एक फ्री सरफेस होता है, लेकिन गैसेस का कोई फ्री सरफेस नहीं होता। लिक्विड्स का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, शेप डेफिनाइट नहीं होता, बट वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। एंड गैसेस का बच्चों ना ही डेफिनाइट शेप नहीं होता और डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता है ना, डेफिनाइट शेप भी नहीं होता और डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो गए बच्चों किनके बीच में, दैट इज़ लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे हम लोगों को क्या देखना है बच्चों, जो फ्लूइड से रिलेटेड पढ़ाई है फिज़िक्स में, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है। ओके, और उन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है ना। तो देखो फ्लूइड जो है बच्चों, अगर वो रेस्ट में है और हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, तो एक ब्रांच होता है फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों ना, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of we can say fluid at rest, ठीक है। ओके, तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है बच्चों ना, ये एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग कौन से फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं ना, जहाँ पर फ्लूइड रेस्ट में हो। जैसे एक कंटेनर में हमने फ्लूइड रख दिया, ठीक है, और उसे अनडिस्टर्ब्ड मैनर में छोड़ दिया, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड मैनर में छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद बच्चों क्या होगा, वो पूरा स्थिर हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, है ना, और वो रेस्ट में आ जाएगा। तो जब लिक्विड पूरे तौर से रेस्ट में होता है, या फ्लूइड गैस भी हो सकता है ना, अगर पूरे तौर से रेस्ट में है तो फिर हम लोग उसके जो पढ़ाई है उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, और ज़्यादातर यहाँ पर हम लोग बात जो करेंगे बच्चों वो लिक्विड्स के बारे में, अब से जो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे वो लिक्विड्स के बारे में करेंगे, है ना। अच्छा, अब फ्लूइड स्टैटिक्स में बच्चों जनरली कौन कौन से चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो भी आप लोग जानते होंगे पहले से, है ना, नाम भी सुने होंगे। जैसे पास्कल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ जो है बच्चों वो कौन से फ्लूइड पे एप्लीकेबल है ना, फ्लूइड एट रेस्ट। ओके, फ्लूइड मोशन में होगा तो वहाँ पास्कल्स लॉ नहीं लगेगा, है ना, वहाँ पे फिर और दूसरे लॉज हैं, बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह है ना, वो सब लगते हैं, बर्नौलीज थ्योरम, टॉरिसेली थ्योरम, है ना, वो सब आ जाता है। और क्या लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्या हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहते हुए लिक्विड पर लगा सकते हैं, यानी कि फ्लूइड इन मोशन, लिक्विड इन मोशन, तो आप बोलोगे नहीं, ये जो लॉ है ये या फिर ये जो प्रिंसिपल है ये किस पे काम करता है ना, ये वो फ्लूइड पे काम करता है जो रेस्ट में है ना, खास करके हम लोग लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। ओके, दैट इज़ दूसरा ब्रांच है बच्चों फिजिक्स का जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं किस चीज़ के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं फ्लूइड इन मोशन के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड इन मोशन के बारे में। तो जो दूसरा ब्रांच है बच्चों दैट इज़ फ्लूइड डायनेमिक्स, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, फ्लूइड डायनेमिक्स ये क्या है बच्चों ना, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, okay, which deals with the study of okay, which deals with the study of fluid in motion, okay, fluid in motion, okay। अच्छा, तो ये वो ब्रांच है, बट हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, अगेन हम बार बार आप लोगों से ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर हमारा फोकस जो रहेगा वो लिक्विड्स पर रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो फ्लूइड डायनेमिक्स एक ब्रांच है बच्चों जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कौन से फ्लूइड के बारे में ना, फ्लूइड जो कि मोशन में है। इसमें कुछ नए इक्वेशंस वगैरह आएंगे बच्चों जो हम लोगों को पढ़ने हैं, दैट इज़ बर्नौलीज थ्योरम आएगा एक, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम, ओके, और एक आएगा बच्चों टॉरिसेली का, है ना, एक आएगा टॉरिसेली इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से कुछ नए इक्वेशंस और मतलब टर्म्स वगैरह आएंगे बच्चों, टॉरिसेली का थ्योरम आएगा, उसका विस्कोसिटी, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है फ्लूइड डायनेमिक्स में। ओके,
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स कौन सा ब्रांच है, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ओके, अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों थ्रस्ट के बारे में, है ना। हमें प्रेशर से स्टार्ट करना है पढ़ाई, लेकिन प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थ्रस्ट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर वगैरह के टर्म में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, क्या होता है, थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड का मतलब क्या होता है बच्चों, द परपेंडिकुलर फोर्स, ओके, द नेट perpendicular force, okay, the net perpendicular force, okay, exerted by a liquid, okay, on any surface in contact, okay, on any surface in contact, okay, is called thrust, okay, is called thrust, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पर देखो, हम लोग सारे फोर्स को थ्रस्ट नहीं कहते, परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। अच्छा, जैसे सपोज कर लो हमने एक कंटेनर में इस तरीके से एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में सपोज कर लो हम लोगों ने लिक्विड रख दिया, ठीक है, उस कंटेनर में सपोज हम लोगों ने लिक्विड रख दिया। नाउ दिस इज़ द वॉल ऑफ द कंटेनर, ओके, दिस इज़ द वॉल ऑफ द कंटेनर, ओके, और इधर से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आएंगे ना वो इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इस तरीके से। एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। यहाँ पर नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना वो इस तरीके से हिट करेंगे, ठीक है, और एंगल कितना होगा ना 90 डिग्री, ठीक है। इधर जो मॉलिक्यूल्स आकर टकराएंगे बच्चों, ठीक है, वो एंगल कितना क्रिएट करेंगे, 90 डिग्री। और ये सब कब होगा ना, जब लिक्विड रेस्ट में है, लिक्विड रेस्ट में है, ठीक है, यानी कि लिक्विड ओवरऑल रेस्ट में है, अंदर में मॉलिक्यूल्स रेस्ट में नहीं है। डोंट थिंक दैट कि लिक्विड रेस्ट में जब हम बोल रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल्स भी रेस्ट में नहीं, मॉलिक्यूल्स कभी रेस्ट में नहीं होते बच्चों, है ना। अंदर में मॉलिक्यूल्स तो मूवमेंट कर रहे हैं, अपना पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, बट ओवरऑल लिक्विड रेस्ट में है, ठीक है, ओवरऑल लिक्विड रेस्ट में एज ए होल, है ना, है ना। तो इस तरीके से बच्चों जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है लिक्विड के द्वारा किसी भी सरफेस पर, है ना, सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ओके, तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, उसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फोर्स, विच काइंड ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, ओके। तो बेसिकली हम लोगों को जब भी मतलब फोर्स दिया जाता है लिक्विड के केस में तो हम समझ जाते हैं कि वो परपेंडिकुलर ही है और उसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, उसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, है ना। और अगर मान लो बाई चांस सपोज कर लो आपको बोला गया कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट किया, ठीक है, फोर्स इस तरीके से एक्ट किया, ठीक है, फोर्स इस तरीके से एक्ट किया, और सपोज कर लो वो ये तुम्हारा बेस हो गया बच्चों कंटेनर का, है ना, और फोर्स यहाँ पर ऐसे एक्ट किया मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। तो अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हमें बनाने पड़ेंगे, है ना, इसे थोड़ा आगे खींच लेते हैं, ओके, इस तरीके से आगे खींच लिए, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, फोर्स को पार्लरली शिफ्ट कर दिया बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, पार्लरली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने उसे रिप्रेजेंट करते वक्त आगे और थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये एंगल जितना है थीटा, ये एंगल भी उतना ही होगा थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और एक इस तरीके से, ठीक है। तो इधर जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट जुड़ा होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और इधर जो परपेंडिकुलर दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा, ठीक है। इसके बारे में बच्चों वेक्टर्स में हम लोग डिटेल डिस्कशन देखते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को रिजॉल्व कर देना। बस अभी फिलहाल आप लोग ये याद रखो कि अगर ये फोर्स है, ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि जिधर एंगल थीटा है उधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, और उससे परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट है दैट विल बी एफ साइन थीटा, ठीक है। इसे और सिंपल मैनर में ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज कर लो एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और ये ज़मीन है या फिर कोई भी एक सरफेस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा अगर ये टोटल एफ है तो थीटा इधर लगा हुआ है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो ऐसे याद रख सकते हो, है ना। अच्छा, हम लोग बोल रहे थे थ्रस्ट हम लोग किसे कहेंगे, फिर से देखो, जैसे ये सरफेस पे फोर्स इस तरीके से लगा है बच्चों, है ना, दिस इज द फोर्स, दिस इज एंगल थीटा, तो इधर हो गया एफ कॉस थीटा, है ना, और ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस।
सरफेस से परपेंडिकुलर तो ये वाला फोर्स है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द थ्रस्ट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द थ्रस्ट। बट अगेन आई एम टेलिंग कि मैक्सिमम हम लोगों को ऐसा रिजोल्यूशन करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए नहीं देता है बच्चों। हमें डायरेक्टली जो फोर्स दिया जाता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि मान लो अगर फोर्स इस तरीके से इंक्लाइंड है तब क्या होगा, ठीक है। और अगर बच्चों लिक्विड रेस्ट में है, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लिक्विड रेस्ट में है, ठीक है, दैट मीन्स इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, बिकॉज अगर इधर फोर्स लगेगा लिक्विड पे तो लिक्विड इधर बहना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इन दैट केस व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जब भी लिक्विड रेस्ट में होता है तो बच्चों उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो हमें जब भी बोला जाएगा कि एक लिक्विड इतना फोर्स एक्सर्ट किया तो वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ही होता है ना, एक वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ही होता है ना। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों थ्रस्ट। अब उसके बाद आते हैं एक टर्म है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, है ना। हालांकि आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे प्रेशर क्या है ना। क्लास 9th में पढ़ते हो आप लोग इस सब चीज़ों के बारे में, है ना। अच्छा, तो दूसरा टर्म क्या है, दैट इज आफ्टर थ्रस्ट वी विल टॉक अबाउट प्रेशर, है ना, वी विल टॉक अबाउट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बच्चों ना, प्रेशर हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट, ओके, ऑन ए सरफेस, ठीक है, प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन ए सरफेस इज द thrust, okay, acting normally, okay, per unit area, okay, around that point, okay। और सरल भाषा में बोलेंगे तो that is perpendicular force, that is thrust per unit area, thrust per unit area is called pressure, is called pressure, ठीक है। thrust per unit area, and what is thrust? Thrust is nothing but perpendicular force, perpendicular force, okay। तो अगर एक सरफेस पे कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है बच्चों, अगर वो हमें पता होगा, ठीक है, और उस सरफेस का एरिया अगर हमें पता होगा तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू thrust by area, thrust that is perpendicular force by area, ठीक है। बार बार हम परपेंडिकुलर फोर्स क्यों लिख दे रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में हमें थ्रस्ट नहीं बोल करके सिर्फ फोर्स भी बोलेगा तो तुम समझ जाना वो परपेंडिकुलर फोर्स यानी कि थ्रस्ट ही है, ठीक है, थ्रस्ट ही है, ठीक है। दैट इज P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, ठीक है, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। अब इस फॉर्मूला से बच्चों हम लोगों को इसका यूनिट भी मिल जाता है, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होगा ना, इधर देखो फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को फिर क्या बोला गया ना, इट इज़ कॉल्ड एज पास्कल, ठीक है, इट इज़ नोन एज पास्कल, ओके। तो मतलब पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, ऑब्वियसली उन्हीं के ऊपर डेडिकेट किया गया है न्यूटन। 1 पास्कल इज व्हाट ना, 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, ओके। पास्कल को डिफाइन करते हैं थोड़ा बच्चों, पहले तो इतने चीज़ों को नोट कर लो, ओके। अब देखो अभी जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, दिस इज नॉर्मल प्रेशर, ओके। लिक्विड प्रेशर जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो फिर उसे देखेंगे, उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट आएगा, है ना। प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम, है ना, वो फार्मूला थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन कंसेप्ट यहीं से कैरी करेंगे हम लोग, ओके। अच्छा देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, ओके, इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। तो 1 पास्कल का डेफिनेशन क्या होगा ना, इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ओके, acts on an area of 1 मीटर स्क्वायर, ओके। अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर एक्ट किया, then the pressure developed or generated, okay, is said to be 1 Pascal, okay। So that is the definition of 1 Pascal. 1 Pascal is what? 1 Newton per 1 meter square. That means a force of 1 Newton, if it acts on an area of 1 meter square, then the pressure developed is said to be 1 Pascal. Okay, अच्छा,
अब उसके बाद देखो बच्चों, अगर सपोज कर लो ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर सपोज कर लो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और सपोज कर लो हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स F1, यहाँ फोर्स F2, यहाँ फोर्स F3। दैट मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द surface इज़ वेरिएबल। ओके, अगर सपोज कर लो जो फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों वो वेरिएबल फोर्स है, तो इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट होगा, इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट होगा, इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट होगा, क्योंकि फोर्स डिफरेंट है, ठीक है, फोर्स डिफरेंट है। अच्छा, तो अगर सपोज कर लो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि अगर मान लो कि फोर्स जो है वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो जो प्रेशर डिफरेंट मतलब क्रिएट होगा वो डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, मान लो इफ़ डेल्टा F amount of force acts on an area of डेल्टा ए, ठीक है, हम लोग एक छोटा सा एरिया चूज़ करेंगे, बहुत छोटा सा एरिया, मतलब छोटा सा एरिया चूज़ करेंगे बच्चों, और उस छोटे से एरिया में सपोज कर लो छोटा सा एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, वहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होगा बच्चों, द प्रेशर डेवलप्ड ओवर देयर, द प्रेशर डेवलप्ड ओवर डेल्टा ए एरिया, है ना, मतलब डेल्टा ए के ऊपर, मतलब एक छोटे से एरिया के ऊपर, उसे हम लोग क्या लिखेंगे ना, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी विल बी इक्वल टू डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, ठीक है। एक छोटा सा प्रेशर क्रिएट होगा बच्चों डेल्टा पी, है ना, और उसका फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर हम एरिया को बहुत छोटा कर देंगे, दैट मीन्स डेल्टा ए टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा ए टेंड्स टू ज़ीरो, तो फिर हम लिख सकते हैं दैट इज़ डी पी, और P विल बी इक्वल टू डी एफ, दैट इज चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन एरिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों प्रेशर के बारे में बात, है ना। अच्छा, और उसका यूनिट भी हम लोग देख लिए, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं, है ना। अच्छा, ओके, नाउ मूविंग अहेड, some practical applications, है ना, some practical applications of pressure, ठीक है, practical application of pressure, ठीक है। देखो बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाई एरिया। इसका मतलब क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। उसके फार्मूला से हम लोगों को पता चल रहा है बच्चों कि प्रेशर अगर हम लोग सपोज फोर्स अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। एरिया के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब इस फार्मूला को हम लोग डिराइव करके बस इतना ही तो उसका यूज़ नहीं कि प्रेशर निकाला जाए, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कैसे उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा कि जो हमारे मतलब जैसे सपोज कर लो सीजर हो गया या नाइफ हो गया, है ना, नाइफ का एज शार्प क्यों होता है, अगर सपोज हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो हम आंसर ये देंगे कि अगर नाइफ का एज शार्प है मतलब एरिया कम होगा, ठीक है। और एरिया अगर कम हो गया बच्चों, एरिया के साथ प्रेशर का रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा एंड दिस मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर, ये जो ज़्यादा अमाउंट का प्रेशर क्रिएट हुआ है, इट विल हेल्प अस, ओके। नाइफ का काम क्या होता है, कट करना, इट विल हेल्प अस टू कट द ऑब्जेक्ट, ओके, विथ लेस फोर्स, ठीक है। ज़्यादा फोर्स हमें नहीं लगाना पड़ेगा और हम उस ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। जैसे किसी सब्ज़ी को कट कर रहे हो, है ना, तो हमें ज़्यादा फोर्स क्यों नहीं लगाना पड़ता, बिकॉज जो नाइफ का एज होता है बच्चों वो शार्प होता है ना। एज जो होता है वो शार्प होगा तो एरिया घटेगा, है ना। जितना मोटा होगा तो एरिया उतना बढ़ेगा, जितना ब्लंट होगा, है ना, तो एरिया उतना बढ़ेगा। शार्प रखने से क्या होता है, एरिया घटता है, एरिया घटने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। यानी कि फोर्स कम लगाओगे लेकिन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और उस ज़्यादा प्रेशर से क्या हो जाएगा ना, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो ईजिली कट हो जाएंगे। सिमिलर काइंड का रीजनिंग हम लोग सीजर के लिए भी दे सकते हैं, है ना। सीजर्स का जो ब्लेड होता है वो शार्प क्यों होता है ना, सीजर्स के जो ब्लेड्स होते हैं वो शार्प क्यों होते हैं, सिमिलर काइंड का रीज़न दे सकते हो। या फिर कि कोई भी कटिंग टूल, है ना, कोई भी कटिंग टूल, ठीक है, कटिंग टूल, ओके, वो शार्प क्यों होते हैं, तो रीज़न यही होगा, है ना।
बिकॉज शार्प होने की वजह से एरिया घट जाता है, एरिया घटने की वजह से बच्चों कम फोर्स लगाने पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब फोर्स हमें ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा, एरिया घट गया है इसलिए प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और उस ज़्यादा प्रेशर से हम चीज़ों को आसानी के साथ कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया जो हमें कटिंग टूल्स में दिखाई देता है, जो हमें कहाँ दिखाई देता है, कटिंग टूल्स में दिखाई देता है ना। उसी तरीके से बच्चों हमसे कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि जो नेल्स होते हैं, है ना, जो नेल्स होते हैं या फिर जो पिन्स होते हैं, एल पिन्स, है ना, या फिर सिंपली जो पिन्स होते हैं उनके टिप पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, सपोज कर लो ये एक नेल है बच्चों, है ना, सपोज कर लो ये एक नेल है, तो आपने देखा होगा उसका टिप पॉइंटेड होता है ना, उसका टिप कैसा होता है, पॉइंटेड। ठीक है, तो ये टिप जो है पॉइंटेड क्यों है, अगर ये पॉइंटेड है बच्चों तो एरिया क्या हो जाएगा, कम, एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर फॉर ए गिवन फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना, फॉर ए गिवन फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये किसी भी चीज़ के अंदर में ईजिली पियर्स करके अंदर जा सकता है ना, पेनेट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो इफ़ द टिप इज़ पॉइंटेड, इफ़ द टिप इज़ पॉइंटेड, ओके, the area gets decreased, the area gets decreased, okay, एरिया जो है बच्चों वो घट जाता है, the area gets decreased, thereby जिसके वजह से क्या होगा, a small force can produce, a small force can produce a great amount of pressure, okay, a great amount of pressure, okay, and the nail can penetrate easily, and the nail can penetrate easily। ठीक है, वो नेल जो है किसी चीज़ के अंदर में आसानी से घुस सकता है, पियर्स करता हुआ। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों नेल, एल्पिन्स, है ना, पेन्स। ठीक है, इन सब के बारे में बात। ओके, अब उसके बाद हम लोगों से और भी बहुत सारे इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे सपोज हम लोगों को बोला जाता है कि जो हमारा क्या कहते हैं उसे, रेलवे ट्रैक्स के नीचे वुडन स्लीपर्स, है ना, रेलवे ट्रैक्स के नीचे, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स के नीचे, दैट इज बिलो रेलवे ट्रैक्स, हम लोग वुडन स्लीपर्स, वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स, आजकल कंक्रीट का डालते हैं, और कंक्रीट स्लीपर्स आर प्लेस्ड। ओके, जैसे सपोज कर लो बच्चों, सपोज कर लो ये ज़मीन है, ठीक है, और ये जो बोर्ड है ये ज़मीन है ना। अब इसके ऊपर मैंने रेलवे ट्रैक डाला, ठीक है, सपोज ये हो गया रेलवे ट्रैक एक साइड का, मतलब ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, मैंने कुछ एक पोर्शन शो किया है रेलवे ट्रैक का, और ये सपोज कर लो दूसरा पोर्शन हो गया रेलवे ट्रैक का। ठीक है, मैंने क्या किया, डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर इस रेलवे ट्रैक को डाल दिया। ओके, अब देखो मतलब एरिया कितना, ज़मीन के साथ कितना एरिया कांटेक्ट में होगा, दिस एरिया। ओके, ये जो एरिया है वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होगा, है ना। अब यहाँ पर दिख रहा है कि जो अगर हम लोग रेलवे ट्रैक को डायरेक्टली डाल देते हैं तो एरिया इन कांटेक्ट कम है, जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगा बच्चों तो एरिया कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, और जिसके वजह से ये ट्रैक जो है ज़मीन के अंदर क्या कर सकता है, धंस सकता है, सिंक कर सकता है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, है ना, एरिया नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। हम लोग करेंगे कैसे ना, हम लोग ट्रैक को डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं बिछाएंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे ना, वुडन स्लीपर्स या फिर कंक्रीट स्लीपर्स जो इस तरीके के शेप के आते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, थोड़े से बीच में बेंड होते हैं, ओके, हल्का सा बेंडिंग होता है, इस तरीके से हम लोग रेलवे ट्रैक्स बिछाने से पहले वुडन या फिर जो हमारा कंक्रीट स्लीपर्स है उन्हें बिछा देंगे। ठीक है, उन्हें हम लोग इस तरीके से बिछा देंगे। अब इनके ऊपर हम लोग रेलवे ट्रैक डालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, बट आप समझ जाओ कि ये रेलवे ट्रैक है। ओके, ठीक है, दिस इज़ द रेलवे ट्रैक। अब देखो रेलवे ट्रैक किसके ऊपर बिछा हुआ है बच्चों, उस कंक्रीट स्लीपर्स के ऊपर, जिसका एरिया देखो ये है, दिस इज़ द एरिया इन कॉन्टैक्ट। ओके, अब रेलवे ट्रैक तो उतना ही बड़ा है, लेकिन क्योंकि अब उसे डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं डाला गया, उसे कंक्रीट स्लीपर्स के ऊपर डाला गया, तो जो एरिया इन कांटेक्ट हो गया ग्राउंड के साथ वो बढ़ गया, एरिया इंक्रीज़ हो गया तो प्रेशर
डिक्रीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो रेलवे यानी कि अब जो ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगा बच्चों, तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर वो कम डालेगा, और हमारा रेलवे ट्रैक ज़मीन के अंदर सिंक नहीं करेगा या धंसेगा नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वुडन और कॉन्क्रीट स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक्स। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, तो इसी तरीके से बच्चों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग देख सकते हो अपने बुक में, है ना। अगर आप लोगों को कुछ और भी एग्जाम्पल्स मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों इसमें, अनगिनत एग्जाम्पल्स, जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह का जो फाउंडेशन होता है वो चौड़ा क्यों होता है ना, और भी बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग अगर उसी के बारे में बात करते रहेंगे तो टॉपिक चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, है ना, वीडियो लेक्चर। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये इनिशियल स्टेज है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो स्टार्टिंग से ही हर एक चीज़ को समझ के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।